गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ही चैनल, आपका अपना चैनल है एजुटेन क्लासेज, उसमें स्वागत करते हैं दोस्तों। और हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। उसमें सभी राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सभी कैसे राज्य अलग धीरे धीरे अलग हो गए, क्षेत्र कैसे बिखर गया, हमारा भारत कैसे विखंडित हो गया, मुगल साम्राज्य कैसे विखंडित हो गया, इसको हम लोग देख रहे थे। इसमें कल चर्चा हम किए थे मैप पे। आपका मैप अगर देखा जाए इस पर कल हम चर्चा किए थे, है ना। ठीक है, इस पे चर्चा हम लोग कल किए थे आपका कि इस क्षेत्र में सिख है। कौन था? सिख लोग। कल चर्चा हो चुका था, सिख पे चर्चा भी नहीं किए। आपको बताया थे दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्र में जाट लोग थे। कौन थे? जाट। इसकी चर्चा हो चुकी है। जाट पे चर्चा हम कर रहे थे कि जाट का आप ध्यान रखेंगे, कल की वीडियो में बताए थे कि इसमें सबसे पहले जो विद्रोह किया था औरंगजेब के समय में ही तिलपत। कौन है? तिलपत का आपका गोकुल था। कौन था? गोकुल, वो किया था। उसके बाद बताए थे, क्वेश्चन पूछता है कि आपका अकबर का जो मकबरा है सिकंदरिया में, उसको घुस कर कौन जला दिया उसको? तो राजा राम। कौन? राजा राम। इसकी चर्चा भी कल कर चुके हैं। उसके बाद चूड़ामन की चर्चा हुआ। यहाँ पर बताए थे कि गंगा के तट पर बंगस पठान था, रुहेल का क्षेत्र था, वो आपका स्वतंत्र हो गया था, है ना, रुहेल का क्षेत्र। इसका बताया यहाँ पर अवध का क्षेत्र है। अवध का चर्चा कल कर दिए हैं। अवध की स्थापना कौन किया था? सादत खां किया था। उसके बाद अवध का नवाब, सब अंतिम नवाब बाजिद अली शाह, सब चर्चा इसमें कर चुके हैं। इसके बाद हम बताए थे मैप इधर ये हो गया, इस क्षेत्र में स्पेस नहीं है इधर, इसलिए मैप ये इस तरह बन गया। आपका मेनली देखिए फोकस ये उड़ीसा का क्षेत्र, ये बंगाल बिहार, ये बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र जो हमारा है, ये बंगाल का क्षेत्र, इसको मेनली देखना। अभी यहाँ बताए थे आपको फिर के निजाम था, यहाँ पे निजाम हैदराबाद का, ये बता चुके हैं कल। कर्नाटक का चर्चा किए हैं कल, स्थापना कौन किया। यहाँ पर मराठा है, कौन है? महाराष्ट्र में मराठा है, इसकी चर्चा होगी, है ना। यहाँ पर राजपूत का चर्चा कल कर दिए हैं, राजपूत का जय सिंह के बारे में बताएं कल, जय सिंह के बारे में बताते हैं कल अब, ठीक है। तो मेनली आज बंगाल का इतिहास देखते हैं हम। बंगाल का इतिहास अलग देखने का कारण क्या है, इसमें से एक बड़ा चैप्टर ये हो जाता है कि बंगाल जो से पूरे मुगल वंश में मुगल शासक जो थे आपका बाबर से लेकर के अंतिम मुगल शासक तक, बहादुर शाह जफर तक, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर, मतलब कि 1826 पानीपत के युद्ध से 1826 पानीपत का युद्ध, बाबर मुगल वंश के संस्थापक, बाबर से लेकर के अंतिम शासक जो रंगून भेज दिया गया था जिसको, बहादुर शाह जफर, 1857 का सिपाही विद्रोह के समय, है ना, उस समय के तक शासक मुगल वंश को जो था, उसमें सबसे समृद्ध क्षेत्र अगर कहा जाए, सबसे समृद्ध, भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध धनवान उपजाऊ क्षेत्र जो था, बंगाल को माना जाता था। कौन था? बंगाल को। पहली बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन करेगा तो सबसे आपका समृद्ध कौन था? तो बंगाल था। इसीलिए हम लोग इसको बंगाल का अलग इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, एक क्लास में लेते हैं, इसका लिया जाता है बंगाल का। बंगाल में सबसे पहले आप देखिए कि इस समय क्या है कि सब ये सब आपका देसी नवाब है, देसी सूबेदार है, सब देसी क्षेत्र है जो स्वतंत्र हो रहा है। यहाँ पर इस भारत में फ्रांसीसी भी है, फ्रांसीसी भी बिजनेस कर रहा है, अंग्रेज भी लोग भी हैं, डच भी है ना, डेनिश भी है, सब कर रहा है। मेन आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज दो आपका प्रतिद्वंदी, यूरोप का दो मेन प्रतिद्वंदी आपका जो है यहाँ पर था इस समय, इस परिदृश्य में। तो इसी को लेकर देखना है। यहाँ पर त्रिकोणीय क्या होता है कि इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी, अंग्रेज और मेन फ्रांसीसी, अंग्रेज और बंगाल का नवाब, तीन देखिए। तो ऐसे के आप पहले देखिए कि बंगाल में हम बताए थे पहले कि अंग्रेज की बात अगर किया जाए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी इतिहास को आप देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले बता चुके क्लास में, पहला वीडियो जब देखें आप लोग तो समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें बताया था कि 1651 में कहानी, पहला वीडियो देखें जाके, 1651 में शाह शुजा जो था बंगाल का सूबेदार, शाह शुजा से आपका जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से आपका दीवानी प्राप्त कर लिया था, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर लिया था, यहाँ बताए थे। इसके बाद एक डेट यहाँ बताए थे कि 1698 में
1200 रुपया भुगतान करके, मात्र 1200 रुपये भुगतान करके 3 गांव सुतानती, कालीकटा और गोविंदपुर 3 की जिम्मेदारी ली थी। और वही 3 गांव 1698 में फोर्ट विलियम बन गया था। क्या बन गया था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता को ही कहा जाता है फोर्ट विलियम। इसका पहला आपको गौर बताए थे आयर था। फोर्ट कलकत्ता का संस्थापक बताए हैं आपको, कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक संस्थापक है। इस समय बताए थे कि 1700 में पहली बार कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी उसका होता था अंग्रेज का। इसमें 1700 में सबसे पहला प्रेसिडेंसी पूछेगा, स्थापना कब हुआ? 1700 में अंग्रेज लोग कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना की। सबसे पहला प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बता चुके हैं। इसके बाद 1717 में फर्रुखसियर शासक, मुगल वंश का शासक, मुगल शासक फर्रुखसियर जो है आपको शाही फरमान जारी करता है। ये देखिए वीडियो जाके आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। शाही फरमान जारी करता है अंग्रेज के लिए और मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके, 3000 रुपये मात्र वार्षिक करके दे करके आपको यहाँ का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी प्राप्त कर लेता है। मतलब आपको यहाँ नहीं, 3000 रुपये मात्र वार्षिक कर दे करके पूरे बंगाल पर बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। शाही फरमान में और सारी बातें हुई थी। सिक्का चलने का बात हुआ था कि पूरे भारत में मुगल का सिक्का, इसका अंग्रेज का सिक्का चलेगा, ये सब बातें हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अंग्रेज इस समय 1717 ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज भी आपका अच्छा खासा पकड़ बना लिया है बंगाल पे। यहाँ फोकस सिर्फ बंगाल पर अंग्रेज का देख रहे हैं कैसे 1651 से 1698 फोर्ट विलियम, फिर आपको शाही फरमान, फिर अब शाही फरमान 1717 बता रहे हैं, फर्रुखसियर जारी किया था। कौन कहता? फर्रुखसियर। और ये शाही फरमान अंग्रेज मतलब यहाँ पर अब पूरे बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके पूरे बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब प्रतिद्वंदी भी है। और यहाँ पर बंगाल में फ्रांसीसी बिजनेस कर रहे हैं, अभी फ्रांसीसी लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। 2 का मिलने आप देखिए, ध्यान दीजिए, अंग्रेज की कहानी बताए हैं और फ्रांसीसी का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद अब आइए, मुगल वंश जब तक औरंगजेब था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 ईस्वी में। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है, फिर जहांगीर शाह बनता है, फिर फर्रुखसियर बनता है, फर्रुखसियर, फिर रफ़ी उद्दरजात बनता है, रफ़ी दौला बनता है, मोहम्मद शाह बनता है, इस तरह शासक बनता है। तो इस समय बंगाल में क्या होता है कि 1717 में मुर्शिद कुली खां, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपसे करेगा, मुर्शिद कुली खां, ध्यान रखेंगे, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक बंगाल का संस्थापक, इसको कहेंगे बंगाल का संस्थापक का। ये पूछेगा बंगाल की स्थापना किसने किया, तो बताएंगे क्या? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब कौन है? तो मुर्शिद कुली खां, है ना। पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 में, है ना। आपको ये काम क्या किया, अगर इससे क्वेश्चन और बनता है तो क्या बनता है कि ये आप मुर्शिद कुली खां, राजधानी पहले ढाका था, बंगाल की राजधानी। इस बंगाल में आपका बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता था, बंगाल भी आता था, ये बांग्लादेश का क्षेत्र भी, आज का बांग्लादेश का क्षेत्र भी आता था। तो आपका बांग्लादेश की राजधानी कहाँ थी पहले? ढाका। मुर्शिद कुली खां क्वेश्चन करेगा कि ढाका से राजधानी को परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद कौन ले गया? मुर्शिदाबाद राजधानी को कौन परिवर्तन किया? तो आप बोलेंगे मुर्शिद कुली खां। ढाका से राजधानी परिवर्तन कर दिया मुर्शिदाबाद। एक क्वेश्चन, बंगाल का संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां। बंगाल को पहला स्वतंत्र कौन करवाया? मुर्शिद कुली खां। बंगाल को राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया? मुर्शिद कुली खां। और क्या क्या? ये आपका इजारेदारी प्रथा शुरू की। और क्या किया? ये आपको तकावी ऋण दिया, मतलब अग्रिम ऋण देने की प्रथा शुरू की। आप समझे इसको? इजारेदारी प्रथा क्या है? इजारा आप समझते हैं, इजारा पर रख दिए, मतलब आपको इजारा पर रख करके आप करते हैं। तो जमीन का बंदोबस्ती जो किया, ये इजारा देकर किया। इजारेदारी प्रथा कौन शुरू किया? ये अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब आपको वहाँ चलेगा, है ना। तकावी ऋण मतलब अग्रिम ऋण दे दो, पहले लोन दे दो, उसके बाद अपना खेती करे। तकावी ऋण, अग्रिम ऋण, खेती करने के लिए आगे ही ऋण दे दिया जाता था।
उसका फसल होने के बाद फिर आपसे ऋण जो है सो लिया जाता था, मतलब ब्याज सहित। तो तकावी ऋण भी आपका चालू किया कौन? मुर्शिद कुली खां। बस इतना ही जानिए इसके बारे में। मुर्शिद कुली खां पहला आपका नवाब था, बंगाल का पहला नवाब। दूसरा नवाब इसके बाद जो आता है इसका दामाद था, बेटा इसको नहीं था, दामाद था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन। इसके समय कुछ याद नहीं करना आपको, इसके समय में सिर्फ बिहार को भी शामिल कर दिया गया था। पहले सिर्फ बंगाल था, अब बिहार भी इसी के क्षेत्र में आ गया। बस इतना याद रखेंगे। तीसरा था सरफराज खां, है ना, सरफराज खां। इसके समय में सरफराज का सुबह बिहार का जो था, बिहार बंगाल उड़ीसा, तो बिहार का नायब सूबेदार कहा जाता था। एक साधारण व्यक्ति था अली वर्दी खां। इस नवाब के वंशज का ही नहीं था, इस नवाब के वंशज का नहीं था। अली वर्दी खां एक सूबेदार था। पूछता है क्वेश्चन, कहाँ का सूबेदार था? अली वर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार था। इसने अली वर्दी खां को हरा दिया। इसने गिरिया का युद्ध हुआ है, गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। पूछता है क्वेश्चन ये, गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। किसमें? अली वर्दी खां और सरफराज खां में। बिहार का नायब सूबेदार और एक तरफ कौन है? बंगाल का नवाब है, सरफराज खां है। दोनों में युद्ध होता है और 1740 में अली वर्दी खां जीत जाता है, सरफराज खां की हत्या कर जाती है, मृत्यु कर जाती है इसकी। इसके बाद आपका कहानी फिर कौन बनता है नवाब? अली वर्दी खां। कौन बनता है? अली वर्दी खां बंगाल का नवाब हो जाता है। 1740 से लेकर के 1740 से ले 56 तक, 1756 तक, है ना। अली वर्दी खां में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। अली वर्दी खां इसके वंशज था नहीं, ये बना था आपका नायब सूबेदार था, बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन आपका मुगल भी देख रहा है, यहाँ से मुगल भी देख रहा है सारी कहानी को। बंगाल में अंग्रेज भी है, अंग्रेज भी देख रहा है, फ्रांसीसी भी देख रहा है सब घटना को, सब ताक लगाए हुए क्या हो रहा है यहाँ पे। अली वर्दी खां बन गया है नवाब, जो कि बिहार का एक सूबेदार मात्र था, नायब सूबेदार से नीचे नायब सूबेदार था, वो बन गया है नवाब। ठीक है, तो इसको अब जो है ये घूस देता है, नजराना कहा जाता है। 2 करोड़ रुपया घूस देता है मुगल को। किसको? मुगल को। इस समय मुगल का शासक था 40 में मोहम्मद शाह, उसको घूस देता है। कहानी जानिए, घूस 2 करोड़ देकर बनता है, बना रहता है कि हमको मान्यता दे दीजिए, वैलिडिटी दे दीजिए, हम आपका बंगाल का नवाब है। ठीक है, तो अली वर्दी खां के बारे में जानेंगे कि ये नजराना देकर रहा। ठीक है, और इसने इसके समय में मराठा ये बहुत आक्रमण कर रहे थे क्षेत्र में। इस क्षेत्र उड़ीसा का क्षेत्र जो था, नीचे का क्षेत्र उड़ीसा का, इसको जीत मराठा परेशान कर रहे थे। बंगाल के नवाब को, अली वर्दी खां को बराबर परेशान कर रहे थे। तो अली वर्दी खां सोचा क्यों नहीं इससे समझौता कर लिया जाए। अली वर्दी खां ने मराठा से, क्योंकि यहाँ पर अली वर्दी खां को डर था, पहले तो नवाब बना था गलत तरीके से, वो तो नवाब का वंशज था नहीं, वहाँ भी इसको दिक्कत था, इसलिए अंग्रेज से दिक्कत था, मुगल से भी दिक्कत था। तो इसीलिए मराठा भी अटैक कर रहा था। तो मराठा को शांत करने के लिए उड़ीसा का प्रांत दे दिया उसको, और 12 लाख रुपया दे दिया। कौन? अली वर्दी खां। और मराठा को शांत कर दिया, एक संधि कर लिया, इसको शांत कर दिया। ठीक है, देखिए जब तक क्षेत्र पूरा नहीं देखेंगे, कहाँ कौन क्या है, कौन घटना कहाँ क्या घट रहा है, देखना जरूरी है ना। तो और अली वर्दी खां यूरोपियन की तुलना, मतलब यूरोपियन मतलब अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये सब जितने थे, यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से किया था। ये अली वर्दी खां पूछता है क्वेश्चन पूछा वो ये भी है कि मधुमक्खी से यूरोपियन की तुलना, यूरोपियन कौन था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, इसकी तुलना मधुमक्खी से किसने किया? तो मधुमक्खी से तुलना अली वर्दी खां ने किया। अली वर्दी खां का कहना था कि अगर यूरोप के लोग, माने अंग्रेज, फ्रांसीसी मधुमक्खी हैं, अगर इनको नहीं छेड़ा जाएगा, गुच्छा में रहे तो शहद देगा, अगर इनको छेड़ दोगे तो काट काट के नोच लेगा। इसलिए ये अंग्रेज से, और मतलब कहने का मतलब है कि 1740 से लेकर 56 तक 16 साल शासनकाल में ये किसी को छेड़ा नहीं। अंग्रेज ये आपको किसी को छेड़ने का काम नहीं किया, जानता था कि यूरोपियन मधुमक्खी है, इसीलिए किसी को छेड़ा नहीं, और आपको 1756 तक शासक रहा। अली वर्दी खां कोई बेटा नहीं था, इस अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था।
3 बेटियां थी। कहानी देखिए, कहानी जहां से क्वेश्चन करे, इसको 3 बेटी था अलीवर्दी खां को, बेटा नहीं। तीनों का शादी 3 जगह, एक ढाका, ढाका में कर दिया, बांग्लादेश ढाका जो पहले राजधानी था ढाका, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद लाया, मुर्शिद कुली खां, तो ट्रिक याद रखे मुर्शिद है तो मुर्शिदाबाद राजधानी को लाया। तो ढाका में एक बेटी की शादी किया, बड़ी बेटी का, दूसरे का पूर्णिया में किया, तीसरे में पटना, यहाँ जहाँ पर हम लोग अभी हैं पटना में किया। ढाका, पूर्णिया और कहाँ, पटना। संजोग की बात है कि जब अलीवर्दी खां जिंदा ही था, तीनों दामाद उसका मर गया, ढाका का, पूर्णिया का और यहाँ तीनों का मर गया। ठीक है, तो उसकी अब देखिए क्या होता है कि अलीवर्दी खां का जब मृत्यु होता है 1756 में इसकी मौत हो जाती है। अलीवर्दी खां की 1756 में मौत हो जाती है। चलिए आगे अब देखते हैं अगला नवाब कौन बनता है बंगाल को, 1756 में नवाब कौन बनता है, यहाँ देखते हैं। इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान से एकदम मजा लेकर के। ठीक है, बंगाल की कहानी देख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए आई, अब देखिए कि इसके बाद सिराजुद्दौला, यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इस बंगाल के नवाब के में, इतना चेंजिंग हुआ नवाब की। सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बनता है और 57 तक रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे इसका शत्रु कौन था, सबसे पहला शत्रु इसका देखिए, प्रमुख शत्रु, एक तो अंग्रेज भी था, फ्रांसीसी था लेकिन कम, फ्रांसीसी को मित्र बना लिया था ये, फ्रांसीसी के हमेशा पक्ष में रहता था। कौन, सिराजुद्दौला। इसका जो है सो ढाका की जो मौसी थी, माने अलीवर्दी खां की एक बेटी की शादी ढाका में, तो ढाका का नवाब तो मर गया, दामाद उसका मर गया, अलीवर्दी खां का दामाद मर गया, उसकी पत्नी घसीटी बेगम, और ये तीसरी बेटी का, पटना की जो बेटी थी उसका पुत्र है, मतलब अलीवर्दी खां का नाती है ये, अलीवर्दी खां का ना 3 बेटियां, जिसमें एक बेटी घसीटी बेगम, घसीटा हुआ है, घसीटी बेगम, ये ढाका के नवाब की विधवा थी, ढाका के नवाब की विधवा। एक बेटी अलीवर्दी खां का ये था, एक पूर्णिया का नवाब का बेटा था शौकत जंग, पूर्णिया का, ये कहाँ का था, ये पूर्णिया का। ठीक है, और एक आप, ये 3 मेन शत्रु था इसका, अंग्रेज, घसीटी बेगम और शौकत जंग। तीनों के इसको निपटा लिया, इसकी हत्या कर दी, इससे निपट लिया, ये दोनों से निपट लिया, अंग्रेज शत्रु बरकरार रहा। ये शौकत जंग की हत्या कर दिया, कौन, सिराजुद्दौला, और घसीटी बेगम से निपट लिया, मतलब 2 शत्रु खत्म हो गए, अंग्रेज आपका चलते रहा शत्रु। अब देखिए क्या होता है 1756 की घटना कि 1 साल के बाद सिराजुद्दौला बना शासक। इसी समय प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के पहले घटना देखते हैं कि और क्वेश्चन कहां से कर सकता है ये। तो पहली बात देखिए कि इस समय बताए थे कर्नाटक का युद्ध, देखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय माने 7 वर्ष का युद्ध। ये शुरू कहां होता है, यूरोप में। कहां शुरू होता है, यूरोप में होता है। 1756 में शुरू होता है और 63 तक चलता है, 7 साल हो गया। 1756 में डेट देखिए, 1756 में शुरू होता है, 1756 में सिराजुद्दौला बैठा हुआ वहां पे। सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है कहाँ होता है, यूरोप में होता है, वो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है, यूरोप में होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके घर में आपके दादा, आप अगर गांव में आपके 2 पट्टेदार लड़ रहे हों, चचा पिताजी लड़ रहे हों, आप इंग्लैंड में 2 भाई भी हैं, चचेरे भाई हैं, तो लड़ाई वहाँ भी शुरू हो जाएगा अंदर से। आपके घर में एक लड़ाई होगा तो आप जहाँ भी रहेंगे फॉरेन में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बात होता था यूरोप में, जब भी आपको लड़ता था अंग्रेज और फ्रांसीसी कभी किसी कारण से, तो उसका प्रभाव पूरे उसका उपनिवेश जहाँ था, मैंने इंडिया में प्रभाव पड़ता था। यहाँ भी फ्रांसीसी अंग्रेजी लड़ना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए वहां यूरोप का युद्ध 1756 में शुरू हुआ। कहाँ, यूरोप में शुरू हुआ, यूरोप में। इंडिया अपन यहाँ है, यूरोप में शुरू होता है युद्ध। यहां पर भी फ्रांसीसी और अंग्रेजी मनमुटाव हो गया, दोनों अपना अपना अलर्ट हो गए। अंग्रेज लोग अपना कलकत्ता जो था बंगाल, कलकत्ता का किला को, कलकत्ता के गोदाम को किलाबंदी करने लगे। किलाबंदी, घेराव, कि भाई कब अटैक हो जाएगा। ये फ्रांसीसी भी अपना चंद्रनगर में अपने गोदाम को घेरने लगा।
1756 में जब यूरोप में युद्ध हुआ, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ, हम बताए थे कर्नाटक का युद्ध भी 1756 से 63 चला, 7 साल। वहाँ भी पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। देखिए ध्यान से, पेरिस की संधि कर्नाटक का तृतीय युद्ध बंद होता है, समाप्त होता है पेरिस की संधि से। तो आपका चंद्रनगर, अब इस समय बंगाल में घटना हो रहा है, यहाँ पे घटना घट रहा है कि कलकत्ता 7 वर्षीय युद्ध होता है यूरोप में, यहाँ पर अंग्रेज बंगाल में आके कलकत्ता में अपना गोदाम को घेर रहे हैं। एक जो है फ्रांसीसी चंद्रनगर को घेर रहे हैं, घेराबंदी। यहाँ का नवाब जो है सिराजुद्दौला बैठा हुआ है। कौन है? सिराजुद्दौला। मुगल शासक जो दिल्ली में बैठा हुआ है आपका इस समय 1756 में, कौन है? शाह आलम द्वितीय 64, मोहम्मद शाह 48, फिर आपको अहमद शाह 54 तक, 48 से 54 अहमद शाह हो गया। अहमद शाह के आलमगीर द्वितीय बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ दिल्ली में? आलमगीर द्वितीय बैठा हुआ है। छोड़िए उधर आप आलमगीर द्वितीय को, है ना, सेकेंड को। आप यहीं देखिए कि सिराजुद्दौला आप क्या करें, तो सिराजुद्दौला कह रहे भाई आप लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ नहीं, कलकत्ता, यहाँ पर घेराबंदी मत कीजिए, आप यहाँ घेराबंदी नहीं कर सकते, मतलब आप कलकत्ता को मत घेरिए, इसको मत घेरिए। ये तो मान गया, फ्रांसीसी मान गया कि चलो नहीं घेरा करते। ये अपना बाउंड्री देना जो किलाबंदी कर रहा था बंद कर दिया। अंग्रेज बंद नहीं किया, अंग्रेज अपना कलकत्ता को घेरा, दीवार देते रहा। इस पे ही आपको सिराजुद्दौला खफा हो जाता है। बंगाल का नवाब है, ये वहाँ का हीरो है, नवाब है सिराजुद्दौला, और अंग्रेज पर अटैक कर देता है, कासिम बाजार पर हमला कर देता है और वहाँ को क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब यहाँ सब कब्जा कर कलकत्ता पर आपको जो है फोर्ट विलियम पे, कलकत्ता का जो किला था फोर्ट विलियम, जो बताएं अभी आपको कैसे फोर्ट विलियम बना, कालीकट्टा, सूतीनाथी, गोविंदपुर जगह मिला करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है कौन? सिराजुद्दौला यहां पर कब्जा कर लेता है। कब? 1756 में, 1756 में। कहानी बता दें, पूरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि यहां पर इस समय मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव यहां का गवर्नर था, यहाँ का कमजोर था यहाँ का, तो रॉबर्ट क्लाइव को सूचना मिला, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से मद्रास से चल दिया यहाँ के लिए। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से चला यहाँ, और यहाँ करके 1756 में आपको समझौता कर लेता है। इससे लगता है कि युद्ध करना ठीक नहीं है, इसीलिए आपको समझौता कर लेता है ना। ये आपको 20 जून को ही फोर्ट विलियम पर कब्जा करता है, और 20 जून 1756 जिस दिन कब्जा करता है, उसी दिन आपको बताए थे ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल मतलब काल कोठरी की घटना। काल कोठरी, कैसा कोठरी? रूम, कोठरी मतलब रूम में एक रूम बता चुके हैं, पहले भी कहानी बता चुके हैं कि 18 बाई 14 का रूम था, 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा। उस रूम में 146 व्यक्ति को कैद कर दिया गया था अंग्रेज को, और उसमें 23 कोई मात्र जिंदा रहा। कब? 20 जून 1756 की घटना है। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756, और 20 जून 1756 को ही फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से आता है बंगाल। अब ये तेज आदमी है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज व्यक्ति है। ये सोचता है कभी सिराजुद्दौला से लड़ना ठीक नहीं है, इसीलिए इसने अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि पूछेगा क्वेश्चन। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि। अलीनगर किसका नाम है? क्वेश्चन अगर आए आपसे, अलीनगर किसका नाम है? तो कलकत्ता का ही नाम है। अलीनगर की संधि करती किससे? सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये आपको घटना संधि हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जो है सो रॉबर्ट क्लाइव चाल चलेगा। अब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आ गया, मद्रास छोड़ के यहाँ है। रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया जाए, इसकी कमजोरी पकड़ना शुरू किया। इसके खिलाफ कौन कौन है, तो देखा कि इसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ इसका बहुत शरत है। मीर जाफर इसका सेनापति, सबसे बड़ा बात है कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। ये इसके खिलाफ था, मतलब इसको फोड़ने काम किया। नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र में शामिल कौन कौन हुआ? नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा रॉबर्ट क्लाइव, उसमें कौन कौन शामिल हुआ? मीर जाफर। एक और सेना का अधिकारी था, उसका नाम था यार लतीफ, वो भी शामिल था। एक दीवान था राय दुर्लभ, वो भी शामिल था।
एक बैंकर था, बहुत बड़ा बैंकर, बहुत धनवान व्यक्ति। बैंकर का नाम था जगत सेठ। नाम देखिए कैसा है, जगत का ही सेठ है, मालिक है। एक और बिजनेस में था अमीर चंद, अमीर चंद, है ना। ये सब व्यक्ति जो था आपका इसके खिलाफ था। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। और रॉबर्ट क्लाइव इसको देख रहा था। रॉबर्ट क्लाइव सबको देख रहा था कि सेनापति मीर जाफर इसके खिलाफ है, यार लतीफ़ खिलाफ है, राज दुर्लभ खिलाफ है, जगत सेठ और सब बड़े बड़े आदमी है, दीवान है, एक बैंकर है, बहुत बड़ा बैंकर है, एक सेना का अधिकारी है, एक तो सेनापति ही है, और सब जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ है। इसलिए इस व्यक्ति को पकड़ा जो जरा लोभी था, अमीर चंद को पकड़ के बोला कि सब जो सबको मिलाया। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो है सबको मिला लिया, मतलब आपको मिला लिया, और लोभ दे दिया कि अमीर चंद को बोला, ये भंडा फोड़ करना चाह रहा था, अमीर चंद भंडा को फोड़ना चाह रहा था। बोला कि हमको 30 लाख रुपया दो, हमको बंगाल का नवाब बना दो, बंगाल का नवाब बनाओ, ये बोला अमीर चंद। इतना व्यक्ति है, मीर जाफर है ये सब, और ये कह रहा है कि हमको बंगाल का नवाब बनाओ। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, और हमको पैसा दो 30 लाख रुपया। अब सोचा रॉबर्ट क्लाइव, जो यहाँ से आया था रॉबर्ट क्लाइव, जो अलीनगर की संधि किया, वो सोच रहा है कि अब क्या करें। तो अमीर चंद को वो शांत करने के लिए मान जाता है और कहता है कि तो ये नहीं मानता है, बोला हमको पेपर दो साइन करके, ये तुमको बाद में दे देंगे, इसको हराने के बाद दे देंगे, सिराजुद्दौला हराने के बाद। और ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव 2 तरह का पेपर तैयार कर दिया, कागज, एक सफ़ेद श्वेत कागज, कहानी देखिए, श्वेत, एक लाल कागज। कितना बुद्धू बनाता है, उल्लू बनाता है लाल कागज। सफ़ेद कागज एकदम सफ़ेद रहा, उस पर कुछ नहीं लिखा, लाल कागज माने खतरे के निशान है, ध्यान रखिएगा, लाल कागज खतरे के निशान। कभी कोई क्वेश्चन आता है, लाल कागज पर पूरा लिख देता है बॉन्ड कि इसको 30 लाख रुपये मिलेगा, इसको बंगाल का नवाब बनाएंगे, सिराजुद्दौला को हराने के बाद सारा लिख के साइन नहीं करता है रॉबर्ट क्लाइव, इस पर झूठा साइन करवा करके उसको दे देता है कि लो, इसको अमीर चंद को, शांत हो जाता है ये भी सब। इसके बाद आपका प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का पूछता है, प्लासी कहाँ है? तो नदिया जिला में है। कहाँ है? नदिया जिला, बंगाल, गंगा तट के किनारे। कहीं भागीरथी भी रहेगा, भागीरथी भी कह सकते हैं, गंगा कहें या भागीरथी नाम है, भागीरथी के किनारे है ना, भागीरथी नदी के किनारे। इस तरह से आपको 23 जून 1757 का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला पराजित होता है, बाद में उसकी हत्या कर जाती है। हत्या कहाँ हुआ पूछता नहीं है, इसे छोड़िए। आपका 23 जून 1757, और इससे तय हो गया कि आपका बंगाल में अंग्रेज का आधिपत्य होने जा रहा है। अभी आधिपत्य हुआ नहीं, लेकिन बंगाल जो है, बंगाल में आपका अंग्रेज सर्वे सर्वा हो गया, उसको आपको, है ना, बस यही देख लिए सिराजुद्दौला की कहानी। 1757 की कहानी खत्म हो गई। सिराजुद्दौला के बाद नवाब फिर बंगाल का कौन बना? सिराजुद्दौला के बाद नवाब फिर अब कौन बनता है, क्वेश्चन करता है बराबर, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। 57 याद रखेंगे, सिराजुद्दौला को यहाँ छोड़ देते हैं, 57 मिटाते हैं बाकी सब। इतना सारी घटना को देखिए, कहानी है, कहाँ से क्वेश्चन करेगा ये मायने रखता है। अलीनगर की संधि पूछ देगा, क्या पूछ देगा, ये आप नहीं जानते है ना, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है। चलिए, सबको नोट्स बनाइए, किताब में, कॉपी में अपना लिख के, आवाज़ को, वीडियो को देख करके। चलिए, सिराजुद्दौला के अंत हो जाता है 1757 के विद्रोह में। उसके बाद कौन आता है? मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। ये आपको 1757 से इस डेट में 60 तक रहा। यहाँ से क्वेश्चन करता है बराबर, इसलिए इस डेट को याद रखेंगे, यहाँ से इस डेट को याद रखना शुरू कर दें। मीर जाफर एकदम महामूर्ख व्यक्ति, कहीं कि कमजोर था। इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव का गधा मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव कहेगा, जो टांग देगा, जो लटका देगा, वही आपको लटकाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर के बारे में ज़्यादा हम लोग को जानना नहीं है ना। मीर जाफर
इसके बाद साठ में ही रॉबर्ट क्लाइव फिर चला जाता है इंग्लैंड। 60 में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। उसके बाद बेंसीटार्ट बनता है कुछ दिन के लिए गवर्नर। अंग्रेज का बात कर रहे हैं, अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव 1760 में इस डेट में चला जाता है फिर लौट आपका इंग्लैंड। कहानी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर बेंसीटार्ट, कौन? बेंसीटार्ट, बेंसीटार्ट ये आपका गवर्नर बनता है। बेंसीटार्ट कहाँ का? अंग्रेज का गवर्नर है, बंगाल में गवर्नर बनता है। ये आपको इसको नहीं चाहता है, मीर जाफर से को पसंद नहीं करता है, वो मीर जाफर को हटाना चाह रहा है वो। और आपका बेंसीटार्ट जो है सो मीर जाफर को हटा देता है। बेंसीटार्ट मीर जाफर को हटा देता है ना, और बना देता है किसको? मीर कासिम को। देखिए फिर आया कौन? मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 63 तक रहा, 3 साल। मीर कासिम थोड़ा तेज व्यक्ति था। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो पहली बात किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवार हटा करके मुंगेर ले चल गया। कहाँ ले गया? मुंगेर। राजधानी को कहाँ से ले गया? मुर्शिदाबाद थोड़ा असुरक्षित था, इसलिए मुंगेर ले चल गया। ठीक है, बिहार का मुंगेर, ये जो मुंगेर हम अपना मुंगेर है, मुर्शिदाबाद बंगाल में था, वहाँ से हटा कर अब मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाया? मुर्शिदाबाद ढाका से राजधानी 3 बार परिवर्तन हुआ राजधानी। एक बार ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाला मुर्शिद कुली खां। ढाका से मुर्शिदाबाद, क्वेश्चन बराबर करता है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाया? तो मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? तो आपका मीर कासिम। ये मुंगेर में क्या करने लगा कि यहाँ पर जो है सो बंदूक वगैरह बनाने का, बंदूक गोला बारूद बनाने का अड्डा बनाने लगा। कौन? मीर कासिम। और ये बात अंग्रेज को कभी हजम नहीं होगा। अंग्रेज इस समय रॉबर्ट क्लाइव है नहीं, बेंसीटार्ट है, इस बात को हजम नहीं होता। इसलिए आपको फिर जो है सो मीर कासिम जो है एक काम और करता है यहाँ पर कि मीर कासिम अबवाब कर, जिसको उपकर भी कहा जाता है, उपकर लगाया था ताकि टैक्स ज़्यादा हो सके। एक पूछता है कर, अबाब क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा सिम पूछा हुआ है, अबाब क्या है? तो कर है, क्या है? टैक्स है। कौन लगाया था? मीर कासिम। ये नहीं पूछेगा लेकिन टैक्स कौन है? पूछता है अबाब क्या है? तो कर है, टैक्स है। ये आपको मुर्शिदाबाद में इसके कारण इसको मीर कासिम को फिर हटा दिया गया, फिर बना दिया मीर जाफर को। फिर गधा को लाओ, फिर कौन लाओ? गधा को लाओ। तो फिर आपको इसको हटा करके 1763 में से 65 तक रहा ये। कौन रहा? मीर जाफर। फिर गधा, मीर कासिम। देखिए सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, मीर जाफर। ठीक है, याद रखेंगे 2 मीर जाफर, 2 बार आया मीर जाफर, बीच में मीर कासिम है। ये तीनों पूछता है बराबर पीरियड, ध्यान रखेंगे इसका। मीर जाफर जब आता है तो इस समय ये खपा रहता है, ये बैठने वाला व्यक्ति नहीं। बैठेगा कैसे? इसको हटा दिया गया है, ये आपको तेज व्यक्ति है, हटा दिया गया इसको। तो इसलिए इसने जो है सो गुट बना लिए बताए हैं आपको कि मीर कासिम, बंगाल का जो पूर्व नवाब था मीर कासिम, अवध चला गया। यहाँ अवध के नवाब उसमें था शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला। और इस समय शासक चेंज हो गया 1759 से ध्यान दीजिएगा, 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय शासक था। इसलिए शाह आलम द्वितीय। एक्चुअली क्या था कि मीर कासिम यहाँ से बंगाल से गया, अवध के पास गया। कहाँ गया? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। और अवध के नवाब के पास में उसमें जो है सो आपका शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ था, वही साथ में था। कौन? शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब के इस क्षेत्र में ही था, अवध के नवाब के साथ उसका मीटिंग चल रहा था, तो अवध के नवाब के साथ ही था। तो इसलिए मीर कासिम यहाँ से भाग के गया, जब इसको बंगाल का गवर्नर से हटा दिया गया 63 में, तो यहाँ से भाग के गया अवध में ही उसको शुजा-उद-दौला से मिला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों गुट बनाया एक कि लड़ना है किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है। और इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और आपका 22 अक्टूबर, डेट को याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है?
बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार का बॉर्डर जो है, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और आपका तीनों ये हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है। इसकी चर्चा पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, देखिए इसी टाइम में। तो आपका इस समय पूछेगा कि 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। और कौन कौन अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और जीता कौन? अंग्रेज। उसके बाद इस समय 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर आ चुका है, रॉबर्ट क्लाइव पहुंच चुका है। 1765 में, 1760 में जो चला गया था रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड चला गया था, फिर बेनस्टार्ट बन गया था, लेकिन फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव को फिर बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया यहाँ पे, है ना। तो आपका इसीलिए 1765 में एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, 2 डेट, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद में संधि होता है, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद की संधि होती है। याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त, 16 अगस्त 1765। 64 में युद्ध होता है, 1765 में संधि होती है। इलाहाबाद में होता है शाह आलम के साथ, किस साथ? शाह आलम, मुगल शासक के साथ करता है, शाह आलम के साथ करता है। और 65 में शुजाउद्दौला के साथ करता है। दोनों माने 12 अगस्त को करता है शाह आलम के साथ और 16 अगस्त को करता है शुजाउद्दौला के साथ। मीर कासिम तो कुछ था ही नहीं उस समय, ये तो भगाया हुआ था यहाँ से, ये तो था, इसे क्यों करेगा? इससे कुछ नहीं करेगा। मेन किया शाह आलम से 12 अगस्त को, पहले राजा था, मुगल का राजा था, पूरे इंडिया का राजा था शाह आलम, नाम मात्र का ही राजा था इन लोग, ये तो संरक्षण में राजा था, तो नाम मात्र पहले इससे किया 12 अगस्त को। इस ध्यान बारीकी की चीज़ है। 16 अगस्त को शुजाउद्दौला से किया और इलाहाबाद की संधि होती है। यहीं पर आपका द्वैध शासन शुरू हो जाता है। पूछता है द्वैध शासन लागू कौन किया? द्वैध शासन को लागू करने वाला कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। कब हुई? 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई। इलाहाबाद की संधि में हुआ क्या? द्वैध शासन हो गया। अब व्हाट इज द्वैध शासन? ये द्वैध शासन है क्या? द्वैध शासन दूसरा सा द्वैध शासन मतलब आपका इसमें है, द्वैध शासन का मतलब होता है कि दायित्व। इसमें क्या कर रॉबर्ट क्लाइव जो मेन चीज था वो अपने पास रख लिया, जैसे सेना, वित्त, वित्तीय व्यवस्था, ये सब अपने पास रख लिया। और जो और क्षेत्र था वो दे दिया बंगाल के नवाब को। माने बंगाल के नवाब को सेना विहीन कर दिया। बंगाल के नवाब को सेना रखने का अधिकार नहीं रहा, वित्त पर नहीं रहा। आप मतलब अधिकार, उत्तरदायित्व, दो शब्द समझ लीजिए ऐसे आप, अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार सारा अपने पास रखा, अधिकार अपने पास, वित्त अपने पास, सेना अपने पास, पावर अपने पास, और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी आपकी, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका, क्लास आप लीजिए, ये आपका उत्तरदायित्व है ना। और क्लास को हैंडल हम करेंगे, मेरा अधिकार है। तो सारा अधिकार बंगाल पर करने का अंग्रेज अपने पास इलाहाबाद की संधि में, और उत्तरदायित्व दे दिया बंगाल के नवाब को। अंग्रेज हाँ बंगाल में खेला ही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको कहते हैं द्वैध शासन, माने अधिकार अपने पास, उत्तरदायित्व किसी और के पास, माने बंगाल के नवाब के पास। ये द्वैध शासन हो गया। क्या हो गया? द्वैध शासन लागू किया रॉबर्ट क्लाइव। और ये द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1765 में। इलाहाबाद की संधि से शुरू हो गया द्वैध शासन और 1772 तक चला। कब तक चला? 1772 तक। पूछता है कि भारत में द्वैध शासन पहले कौन लाया? तो रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ? 1765 में। कब तक चल रहा है? 1772 में। इस द्वैध शासन को समाप्त कौन किया, कब किया गया? एक क्वेश्चन करेगा तो 1772 बोलिएगा। हम देखिए डेट लिख दिए 1772 73, जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का गवर्नर बनता है 1765 में, तो द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। क्योंकि द्वैध शासन के कारण पूरा बंगाल कंगाल हो गया था, बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब सोच लीजिए कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है और तब भी कोई मर्सी नहीं होता है। टैक्स वसूलने के लिए जबरदस्ती किया जाता है, क्योंकि द्वैध शासन है। अधिकार वित्त लेना है, वित्त वसूलना है अंग्रेज को, पैसा वसूलना है, टैक्स वसूलना है अंग्रेज को, और क्षेत्र पर जाना है, घूमना है किसको? जमींदार को, बेचारा को, नवाब को, उसका अधिकार है। तो उत्तरदायित्व मतलब उसको अधिकार के, अधिकार तो इसके है। इस तरह से अकाल भी है तो जनता को त्रस्त किया जा रहा है, अकाल में टैक्स वसूला जा रहा है। तो इस तरह से घटना घटती है और बंगाल पूरा कंगाल हो जाता है। जो आपका सबसे समृद्ध क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा कमजोर हो जाता है ना। और 1772 में
आपको आता है वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, वहाँ से भेजा जाता है इसको। और 1773 में याद करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो पॉलिटी में चर्चा किए हैं, पॉलिटी में पढ़ाए हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आपके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मैंने पोस्ट चेंज हो जाता है, बंगाल के गवर्नर बैठे बैठे बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाते हैं, गवर्नर जनरल लग जाता है सिर्फ, है बंगाल में रहता है अभी। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर। और पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर कौन? बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर कहे गवर्नर बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स है, क्योंकि 72 में ही है। और प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम, अब जनरल लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया, पोस्ट बढ़ा दिया, पावर कुछ नहीं, पोस्ट बढ़ा दिया, जनरल, गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, है ना। इस बात को पॉलिटी भी समझेंगे। इस तरह से द्वैत शासन शुरू हो गया। अब कहा गया कि इसमें कुछ नहीं, कि बंगाल के नवाब को कह दिया कि बंगाल के नवाब जो हैं आपका, कौन था उस समय? मीर जाफर। इसको उस समय बंगाल, और उसके बाद नाजिमुद्दौला फिर आया। तो बंगाल के नवाब कोई भी रहे, उनको 56 लाख रुपये मिलेगा पेंशन टाइप का, 56 लाख रुपया। और मुगल के जब इलाहाबाद संधि हुई, इसमें कह दिया कि 56 लाख बंगाल के नवाब को मिलेगा, और शाह आलम को, मुगल शासक को 26 लाख रुपया। इसको आपको, हाँ नहीं, इसको 53 लाख मिलेगा। बंगाल के नवाब को 53 लाख और मुगल शासक को 26 लाख रुपया मिलेगा। माने 6 3 9 5 2 7 79 लाख, 80 लाख से 1 लाख कम, 79 लाख रुपया खर्च देगा। और बाकी पूरे अंग्रेज जो है इस पर लूटेगा। पूरा टैक्स का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा दीवानी का अधिकार सब ले लिया। मात्र 79 लाख में, 79 लाख रुपया में कौन ले लिया? पूरा अंग्रेज ले लिया। मतलब अंग्रेज आपका यहाँ का पूरा, समझिए कि ये तय हो गया कि बंगाल का पूरा आधिपत्य उसके पास चला गया, बंगाल का साम्राज्य पूरा अंग्रेज के पास चला गया। बक्सर का युद्ध होना कि पूरा बंगाल का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे उसकी पूरे भारत पर प्रेसिडेंसी भी आपको चालू हो जाएगी, लागू हो जाएगी। पूरे भारत पर नजर उसका है, उताक रहा, देख रहा है ना। इस तरह से आपका अब बंगाल का तो इसीलिए अब कुछ नहीं इसमें करना है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब कंपनी को पूरा दीवानी का काम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा दीवानी काम इसको मिल गया कंपनी को। तो कंपनी अपने करेगा नहीं, दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का काम, दीवानी का काम अपने करेगा नहीं, क्योंकि जानता है कि यहाँ के लोगों को ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा से टैक्स वसूलाएगा, हमसे होगा नहीं, बाहरी है ना, दिक्कत होगा। अभी छोड़िए, आपको बाहर एक पंचायत सेवक, एक मुखिया गाँव में रहे तो ज़्यादा मुखिया को लोग वैल्यू देगा, मुखिया की बात मानेगा कि पंचायत सेवक का मानेगा। दोनों एक तरह पोस्ट है, एक सरकार नियुक्त किया है, पंचायत समिति जो भी नियुक्त होता है वो मुखिया के इक्विवेलेंट है, बराबर है, एक कुर्सी है। तो ज़्यादा वैल्यू मुखिया को देगा कि पंचायत समिति को देगा, पंचायत सेवक को देगा। पंचायत सेवक तो मुखिया को देगा। इसी तरह से क्यों? क्योंकि पंचायत सेवक बाहरी है, ये तो अपॉइंटमेंट हुआ है इसका, सरकार इसको वैकेंसी लेकर नियुक्त की है, और मुखिया जनता के बीच का है। तो इसीलिए अंग्रेज जो है, अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे अंग्रेजों, आपको रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, इसे समझता था कि यहाँ के लोगों को ही दिया जाए दीवानी अधिकार, वही वसूल करके देगा। इसीलिए दीवान नियुक्त कर दिया। हर जगह क्या किया? दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल में का दीवान क्वेश्चन करता है बराबर, बंगाल का दीवान आपको वसूल कर दिया मोहम्मद रजा खां को। किसको? मोहम्मद रजा खां क्वेश्चन करेगा। बंगाल का दीवान कौन है? मोहम्मद रजा खां। कौन नियुक्त कर रहा है? अंग्रेज ही नियुक्त कर रहा है, अंग्रेज इसको नियुक्त कर रहा है। बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खां रहेंगे। बिहार का दीवान, क्योंकि बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, तो बिहार का दीवान सिताव राय। कौन था? सिताव राय, राजा सिताव राय, राजा सिताव राय। और उड़ीसा का राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। बात समझे? बंगाल है, देखिए मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए ऐसे याद रखें, मोहम्मद रजा खां याद रहेगा। बिहार है तो बिहार में तो सितारों की कमी नहीं है, सब यहीं जन्म लिए सितार, बुद्ध, जैन, सब जितने भी आए हैं, आइंस्टीन, आर्यभट्ट, सब यहीं जन्म लिए, तो सितार है, तो बिहार का सिताव राय, दो चीज याद रहेगा। मुस्लिम तो रजा खां रहेगा। मारिए क्वेश्चन, बिहार का दीवान मोहम्मद रजा खां, बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खां, बिहार का दीवान सिताव राय, उड़ीसा का राय दुर्लभ।
उड़ीसा का राय दुर्लभ, तीनों याद रखेंगे। इस दीवान को नियुक्त कर दिया अंग्रेज और इसी के दरमियान इसी से आपको टैक्स वसूली का काम वो करता था, है ना। इस तरह से आपका बंगाल को लूटने के काम शुरू हो गया। बंगाल आपका अंग्रेजों का अधिपत्य चला गया। बंगाल की कहानी समाप्त। अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिए और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक इस पर कब्जा अंग्रेज का ही रहा। ये प्रेसिडेंसी रहा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो उसका मेन क्षेत्र था, शुरू से ही फोकस था इस पर। सबसे पहले बंगाल को ही लूटा वो, बंगाल प्रेसिडेंसी को बनाया, फिर आपको मद्रास को, फिर आपको किसको, फ्रांसीसी को। इस क्षेत्र को समझिए कि आप कैसे कैसे कब्जा हुआ, ठीक है। ये सब कुछ बंगाल की कहानी आज समाप्त हो गई। और इसमें इसीलिए इस लूट को इस जो आपका द्वैत शासन का दरमियान था 1765 से 1772, जहां से दीवानी ले लिया, दीवानी अधिकार, जहां से आपको द्वैत शासन अधिकार उत्तरदायित्व अलग कर दिया गया, उत्तरदायित्व नवाब को दे दिया गया। इसको के.एम. पनिक्कर इतिहासकार थे, के.एम. पनिक्कर लिख देते हैं यहाँ पे, के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर ने इसको डाकुओं का राज कहा। इसको, इस काल को डाकुओं का राज क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसी लिख रहे हैं इसको। डाकुओं का राज किसने कहा? के.एम. पनिक्कर साहब। पन्ना से हीरा आदमी थे, हीरा व्यक्ति थे। यही आदमी कहे कि ये डाकुओं का राज है। ये आप 1765 से 1772 का काल डाकुओं का राज है। 1772 में द्वैत शासन को अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, यही बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर, सब बता दिए। तो आपका एक बात ये रखेंगे, एक आपका इसको एक व्यक्ति और बोले हैं, पर्सिवल स्पीयर थे। हाँ, पर्सिवल स्पीयर, इतिहासकार है ये भी। पर्सिवल स्पीयर भी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने बोला, इस व्यक्ति ने कहा कि बेशर्मी और लूट का काल है। ये जो काल है, ये 1765 से 72 का काल जो है, बेशर्मी और लूट का काल है। माने पर्सिवल स्पीयर बोले हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। पर्सिवल स्पीयर बोले हैं बेशर्मी का हद है, बेशर्मी और लूट का काल है ये, बेशर्मी और लूट का काल है। और के.एम. पनिक्कर क्या बोले? डाकुओं का राज है। क्या है? डाकुओं का राज है। इसलिए इसकी कहानी जो आपको मुर्शिद कुली खां 1717 से शुरू होता है और आपको 1765 में आकर के द्वैत शासन यहाँ पर, उसके बाद बंगाल का नवाब फिर बनता है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम मात्र का नाजुमुद्दौला सब बनते हैं, कोई मतलब उनका नहीं बताने का, कोई क्वेश्चन करता नहीं है। इसलिए लास्ट बंगाल का नवाब अब बनता है, इसके नीचे ही बनता है। ये नहीं कि मिर्ज़ा जाफर लास्ट नवाब है, इसके बाद भी नवाब हैं, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतिहास में, ठीक है। बस आपका बंगाल का नवाब का कहानी समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।